हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बुक्स। तो आज मैं आपको कई सारी बुक्स बताऊंगा और उनमें से ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक सॉल्व करनी है और किस ऑर्डर में सॉल्व करनी है। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक सॉल्व करी थी और किस ऑर्डर में फॉलो करी थी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो चलो आज फिजिक्स से शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ उन बुक्स की जो कि मैंने रेफर करी थी। अब इससे पहले कि बैठ के भाग जाऊँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये मैंने सारी बुक्स तो सॉल्व नहीं करी थी, बट मैं इन सब के आपको बस एक बार नाम बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन सी बुक्स करनी है और कौन सी बुक्स अवॉइड करनी है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स इनमें से एक्चुअली सॉल्व करी थी। 11th की स्टार्टिंग में तो मैं सॉल्व करता था एच सी वर्मा और सेंगेज, मतलब काइनेमैटिक्स से मैंने वो शुरू करी थी। एच सी वर्मा में मैं सॉल्व करता था जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है वो, और सेंगेज में मैं सॉल्व करता था सॉल्व एग्जाम्पल्स और जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है सिंगल करेक्ट वाली वो सॉल्व करता था। बट कुछ महीनों बाद जब मतलब कोलेशंस वाला चैप्टर तक मतलब सिलेबस हो गया था तो इन दोनों के लेवल से मैं कंफर्टेबल था, इससे मैंने सोचा लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये दोनों बुक्स अब मैंने स्टॉप कर दी थी और उनके बाद मैंने शुरू कर दी थी DPPs, PYQs और एरोडोव। 11th के एंड तक मैंने यही पैटर्न फॉलो किया हर एक चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद जो 11th और 12th के बीच का ब्रेक होता है उसमें मेरा थोड़ा मन था एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैंने सोचा एक बार क्रोटोव करके देख। क्रोटोव में मैंने मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन किया, बट मैं आपको कहूँगा कि आप इस बुक से तो दूर ही रहना, क्योंकि ये आपका थोड़ा टाइम वेस्ट करवा सकती है। मतलब किताब अच्छा है वो भी, लेकिन इतना है कि ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं कहूँगा। तो जो भी इसके अच्छे क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करोगे जब एडवांस के टाइम पे, तो उस टेस्ट सीरीज में इसके अच्छे क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर हो ही जाएंगे। इसके बाद जब 12th शुरू हो गई तो 12th में मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया था कि DPPs करता था, PYQs करता था और एरोडोव करता था 12th के एंड तक जब तक सिलेबस चल रहा था। उसके बाद रिविजन का टाइम आ गया था, तो रिविजन में एक तो नोट्स वगैरह सारे पढ़ ही लिए थे और जैसे सारे क्वेश्चंस मैंने फिर से नहीं करे थे। जो एरोडोव के मेरे को अच्छे क्वेश्चंस आ गए थे, मार्क्ड क्वेश्चंस, वो मैंने एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लिए थे। ये सब करने के बाद अपना थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि फिर FIITJEE का GMP सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। और ये सब करते करते JMS का टाइम पास ही आ गया था, तो फिर मैंने JMS की तैयारी पर फोकस कर दिया था थोड़ा। JMS के लिए अलग से तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैं एक तो मॉक टेस्ट दिए थे, वो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उसके साथ साथ मैंने NCERT की रीडिंग कर ली थी एक दो बारी। NCERT में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं स्ट्रेस करूंगा वो है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। इनको अच्छे से पढ़ना दो तीन बारी, और साथ ही साथ जो लैब मैनुअल होती है उसको पक्का से पढ़ के डालना, क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, मेरी शिफ्ट में भी आया था। एक और चीज़ जो मैंने सॉल्व करी थी वो थी NCERT एग्जाम्पलर इस टाइम पे, JMS से जस्ट पहले। बट अगर इसको तुम छोड़ के भी जाते तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे को इतनी भी यूजफुल नहीं लगी। मोस्टली क्वेश्चन बेसिक ही है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बट तुम्हारे उससे इतना भी फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करना। हर एक चैप्टर के साथ आपका DPPs, मॉड्यूल्स और PYQs जो भी तुमको मिल रहे हैं सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना। अब अगर तुम DPPs और मॉड्यूल्स वगैरह सब अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो HC वर्मा करने में तो तुम्हें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको तभी सॉल्व करना अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा वीक लग रहा है या फिर दिक्कत आ रही है, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं। और जो बाकी की जैसे किताबें होती है जिसका नाम तुमने सुना होगा, जैसे सेंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी या फिर अनुराग मिश्रा वगैरह, इनका भी जो एक्सरसाइज होती है वो मोस्टली आपके मॉड्यूल से मैच करेगी, तो अलग से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो इनमें सॉल्व एग्जाम्पल्स और थ्योरी वगैरह दे रखी है वो भी मोस्ट लाइकली आपको क्लास में करवाई रखा होगा सेम टू सेम, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। तभी करना अगर कोई चैप्टर वीक लग रहा हो तो इससे अच्छे से क्लियर कर सकते। ये सब करने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, तो सिलेबस के साथ साथ ही एरोडोव भी सॉल्व करना शुरू कर देना। लाइक अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता हो उसके बाद तुम्हें टाइम मिलता हो तो चैप्टर के साथ ही एरोडोव करने की कोशिश। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रही है फिर टाइम ही नहीं मिला तो बात ही छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में कर लेना, बस एग्जाम से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, हमें तो वो चाहिए। अगर एरोडोव कर चुके हो तो कैन स्टार्ट विद जो FIITJEE का GMP पैकेज है उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर एरोडोव अभी तक नहीं करे तो एरोडोव भी कर लेना। और इस टाइम पे एक और किताब जो तुम शायद सोच रहे हो करने का वो सकती है जो फिजिक्स गैलेक्सी की आती है 700 एडवांस इलस्ट्रेशन। इसका डिफिकल्टी लेवल तो आई थिंक मैं एरोडोव के आसपास ही रखूँगा, बट इट कांट सर्व एज ए रिप्लेसमेंट फॉर एरोडोव, तो आई डोंट थिंक इस पर तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे बेटर है कि एरोडोव भी सॉल्व कर लो, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ये सब करते करते तुम्हारा JMH पास आ जाएगा, तो अब तुम्हें एडवांस और मेंस के बीच में बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले बताया था ना कि ना NCERT और लैब मैनुअल वगैरह वो पढ़ना भी जरूरी है, उसको मत भूलिए। फिर JMH खत्म होते तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, तो बोर्ड्स के लिए तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अच्छे से पढ़ी रहे हो तुम। बोर्ड्स के लिए बस 4-5 मॉक पेपर्स दे देना सब्जेक्टिव, और NCERT एक दो बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब बोर्ड्स खत्म होने के बाद तुम्हारा इसकी तैयारी शुरू होती है। अब तुम्हारा फोकस एकदम एडवांस होना है, तो तुम्हारा जो मेन फोकस होगा वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर एरोडोव तुम्हारी अभी तक नहीं हुई है तो पहले तो तुम एरोडोव कंप्लीट करो, अगर कंप्लीट हो गई तो बढ़िया,
हम क्या करो कि एरोडोफ के जो तुमने मार्क क्वेश्चन है पहले उनको रिवाइज करो, उसके बाद अगले मटेरियल पे पढ़ो। अगला मटेरियल जो मैंने बताया था वो था फिटजी का जीएमपी। तो अगर तुम्हारा फिटजी जीएमपी भी हो चुका है तो एरोडोफ भी रिवाइज करो एक बार ही, तो मार्क क्वेश्चन है, और जो जीएमपी में मार्क क्वेश्चन है वो भी रिवाइज करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो ये सब करने के बाद पाथफाइंडर या फिर शशि भूषण तिवारी की जो सेट ऑफ 2 बुक्स आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, या तो पाथफाइंडर कर लो या फिर शशि भूषण तिवारी कर लो। दोनों ही बढ़िया किताब है, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की लगती है मुझे। मैंने पर्सनली इनमें से पाथफाइंडर चूज़ करी थी, बट ये बात है कि दोनों किताबें काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मुश्किल भी है। तो तुम एक टारगेट सेट कर लेना कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पूरे 11th-12th में से कौन सा टॉपिक ऐसा है कि तुमने उससे कम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो भी तुम्हें वैसे टॉपिक्स लगता है उसके क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है इसमें से। और एक और चीज़ तो मैं कहूँगा कि मोस्टली टॉपिक्स उनमें से ढूंढना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पोर्शन से, क्योंकि उनकी वेटेज थोड़े ज़्यादा है तो अच्छा सवाल आने के चांस हो जाते हैं। जैसे मैंने खुद पाथफाइंडर पूरी सॉल्व नहीं करी थी, तो मैंने पाथफाइंडर में से बस काइनेमैटिक्स, रोटेशन और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो सॉल्व किया था। उसकी भी सारी एक्सरसाइज नहीं करी थी, जैसे 4 एक्सरसाइज होते हैं पाथफाइंडर में, अगर तुम्हें नहीं पता, उनमें से मैंने बस 2 एक्सरसाइज सॉल्व करके पूरी, और तीसरी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करे। उससे भी मेरा काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई। बट इतना कहूँगा कि जो पाथफाइंडर और ये लास्ट में मैंने किताब बोली है शशि भूषण तिवारी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। इसको करने से पहले तो हम अपना जो पिछले का बेस है जैसे एरोडोफ और जीएमपी वो अच्छे से करके आना, उसके बाद ही इन पे जंप करना, क्योंकि अगर तुम पिछले का इनकम्प्लीट छोड़ के आओ तो इन पे मूव करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। अब ये जो मैंने बाकी नाम लिखे जैसे लास्ट 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स, छान कार्डा वगैरह, ये सब बस इसलिए बताने के लिए कि इनसे दूर रहना, इससे बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार है, बट मैं कह रहा हूँ कि इतने रेलिवेंट नहीं है, और अगर तुम इसमें अपना टाइम स्पेंड कर दो तुम्हारा आउटपुट जो रिटर्न है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा होगा कि जो तुम्हारे पास बचा हुआ टाइम है, अगर फिजिक्स का तुम्हारा इतना सब हो चुका है, वो टाइम तुम केमिस्ट्री और मैथ्स में स्पेंड करो। जैसे मैं खुद भी इनके क्वेश्चंस कभी कभी ट्राई करता था जब मतलब और कुछ करने का मन नहीं होता था, लेकिन ऐसे कुछ सीरियसली मैंने कभी इनको सॉल्व नहीं किया मेरे। और वैसे भी जो इनके अच्छे क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, वो जैसे मैं प्रोडक्ट के लिखा था सेम थिंग अप्लाई है कि वो भी सारे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे, तो अगेन अलग से टाइम स्पेंड करने का कोई पॉइंट है नहीं। अब बहुत सारी किताबें बता दी है तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें जो करना है वो है कि जो कोचिंग का होमवर्क मिल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, DPPs, मॉड्यूल्स और PVQs वो सब करना। उसके बाद अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो HCV में कर सकते हो, और ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चंस में कुछ अप्रोच समझ नहीं आ रही तो अप्रोच समझने के लिए तुम कर सकते हो अनुराग मिश्रा या फिजिक्स LHC की एग्जाम्पल। ये सब करने के बाद तुम कर सकते हो और अच्छे क्वेश्चन के लिए एरोडोफ करने के बाद तुम कर सकते हो फिटजी का जो GMP पैकेज होता है उसमें भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और GAP होने के बाद अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है उस टाइम में सॉल्व करना पाथफाइंडर या फिर SBT, जैसा मैंने बताया था। इनमें से कोई एक भी सॉल्व कर लो, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो चलो फिजिक्स का काम तो हो गया। अगली वीडियो में मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे डिस्कस करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।